हेलो दोस्तों। रात के 2 बज रहे हैं। मुझे तो नींद आ नहीं रही है। अब जो यूपीएससी के पीटी देने वाले हैं उनको नींद कैसे आएगी। ये मौलिक अधिकार का आखिरी वीडियो है। इसके बाद मौलिक अधिकार ख़त्म, एग्जीक्यूटिव स्टार्ट होगा, कार्यपालिका। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ, सबसे डिफ़िकल्ट है ये जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखना, यहाँ से क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। तो देखते हैं संपत्ति का अधिकार की वर्तमान स्थिति। संपत्ति का अधिकार है, यहीं पर पिछली बार वीडियो ख़त्म किया था। तो जो संपत्ति का अधिकार है ये मूल रूप से आप देखेंगे तो कहाँ से है, तो मूल रूप से जो संपत्ति का अधिकार है ये शुरुआती दौर में दो जगहों पे मौजूद था। एक तो 19A1F में और दूसरा आपके 31 में। ठीक है, ये दो जगह पे पहले हमारे संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था। तो मूल रूप से संपत्ति का अधिकार संविधान के भाग तीसरे के तहत 7 मौलिक अधिकारों में से एक था। इसे अनुच्छेद आर्टिकल 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 द्वारा निपटाया गया था। कहने का मतलब है कि 44वां संशोधन में इसको हटा दिया गया था 31 को, और साथ में 19(1)(f) को, जो राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था। अनुच्छेद 19(1)(f) प्रत्येक नागरिकों को संपत्ति अर्जित करने, रखने और निपटान करने का अधिकार देता था। तो 31 जो था वो राइट टू प्रॉपर्टी था। वहीं अनुच्छेद 19(1)(f) जो था वो हर व्यक्ति को, भारत के किसी भी सिटीजन को संपत्ति रखने का, अर्जित करने का, उसकी रख रखाव करने का ये गारंटी देता था। ये दोनों के दोनों मौलिक अधिकार है। दूसरी ओर अनुच्छेद 31 प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह नागरिक हो या गैर नागरिक हो, अपने संपत्ति से वंचित ना होने का अधिकार की गारंटी देता था। इसमें प्रावधान है कि कानून के अधिकार के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है कि राइट टू प्रॉपर्टी 31 में था कि हर व्यक्ति के पास संपत्ति होना चाहिए और उसकी संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता है। बहुत बढ़िया, आगे देखिए। इसने राज्य के 2 शर्त पर किसी भी व्यक्ति की संपत्ति का अधिग्रहण या अधिग्रहण करने का अधिकार दिया। अब देखो, ये जो चीजें हैं उसने राज्य को 2 शर्तों पे किसी भी व्यक्ति को संपत्ति का अधिग्रहण करने का क्या दिया गया, तो अधिकार दिया गया था। पहला ये था कि ये सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए होना चाहिए। पहले था कि सरकार जो है वो कैसे लोगों की संपत्ति ले सकती थी। तो एक कारण था कि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए, जैसे हॉस्पिटल बनाना, आपके रोड बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। और दूसरा था कि इसमें मालिक को मुआवजे के भुगतान का प्रावधान होना चाहिए। और दूसरा यह था कि जो जिसे लिया गया, एक्वायर किया जमीन, उसको भुगतान करने का भी प्रावधान है। दूसरा, संविधान के प्रारंभ से ही संपत्ति का मौलिक अधिकार सबसे अधिक विवादित रहा है। और आपको मालूम है कि हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी है, शुरुआती में फर्स्ट अमेंडमेंट, पहला ही संशोधन से बहुत ही ज़्यादा विवादित रहा है। और बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट मैंने बताया था पिछले वीडियो में, आप जाएंगे। मूलभूत सिद्धांत अनुच्छेद 13 में ये राइट टू प्रॉपर्टी का ही लेना देना था। अब बहुत ज़्यादा विवादित रहा है, और इतना विवादित रहा है कि मतलब आप क्या बताऊं। ये तो न्यायपालिका और संसद का टकराव जो था ना, वो बड़ा भयानक था इस राइट टू प्रॉपर्टी पे। आगे देखिए, इसने सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच का टकराव का कारण बना। बहुत बढ़िया, यही बात मैंने बोला कि ये जो था ये सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच का टकराव का कारण बना था। और इसलिए बहुत सारे संशोधन किए गए थे दोस्तों, जैसे पहला संशोधन, चौथा संशोधन, 7वां संशोधन, 25वां संशोधन, 39 संशोधन, 49 संशोधन और 42वां संशोधन, और आखिरी में 44वां संशोधन, जिसको खत्म कर दिया गया राइट टू प्रॉपर्टी। तो बहुत ही टकराव पैदा किया था किसके, सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच में। इन संसाधनों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का प्रभाव को खत्म करने और मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर कुछ कानूनों को चुनौती देने से बचाने के लिए समय समय पर अनुच्छेद
21A बी और सी को जो जोड़ा और संशोधन किया गया, और इसलिए जो टकराव जो बना इसके चलते ही हमको सरकार को क्या करना पड़ा। जो संसद था उसने 31A बी और सी को लेकर आया। तो देखते हैं ऐसा क्या है 31A बी और सी में जिसके चलते इतना परेशानी हुआ और बहुत ज़्यादा टकराव हुआ। यदि राज्य को निजी संपत्ति के अधिग्रहण के लिए मुआवजा देना है तो अधिकांश मुकदमे इस दायित्व पर केंद्रित है। इसलिए 1978 में मैंने बताया था, 1978 में जो ये मौलिक अधिकार हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको हटा दिया गया किसमें, 44वां संशोधन 1978 में। और इस अधिकार को देखा जाए तो ये जो अधिकार रहा है, जो राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था दोस्तों, अब ये अधिकार जो है वो संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट से हटके अब ये लीगल राइट की तरफ चला गया है, यही हम देखेंगे। तो इसके बजाय अधिनियम भाग 12 में संपत्ति का अधिकार शीर्षक के तहत एक नया अनुच्छेद 300A डाला गया। यही मैंने कहा, जो संपत्ति का अधिकार था, मौलिक अधिकार, इसको हटा के और इस अधिकार को 300A में डाल दिया गया है। इसमें प्रावधान है कि कानून के अधिकार के अलावा भी किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। और जो 300 में है इसमें भी ये प्रावधान दिया गया है, और ये प्रावधान क्या है कि कानून के अधिकार के अलावा, मतलब कानूनी एक्वायर किया जा सकता है, इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब बिना मतलब से किसी की संपत्ति को छीना नहीं जा सकता है। छीना जा सकता है तो केवल एक काम है, सामाजिक काम है, और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का तैयार करना, जैसे हॉस्पिटल को तैयार करना, रोड बनाना। इसलिए ये लीगल राइट हो गया दोस्तों। अब आगे देखिए, संपत्ति का अधिकार अभी भी एक कानूनी अधिकार या संवैधानिक अधिकार बना हुआ है। हालांकि यह अब मौलिक नहीं है, यह संविधान के मूल संरचना का हिस्सा नहीं है। और मैंने बताया है कि अब संपत्ति का अधिकार जो है ये आपका मौलिक अधिकार नहीं रहा, और मौलिक अधिकार नहीं है तो अब कौन सा अधिकार है, तो ये है दोस्तों लीगल राइट। अब भाग 3 में नहीं है। हालांकि भाग 3 के तहत संपत्ति का मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया गया है। भाग 3 अभी भी मौजूद है, इसमें 2 प्रावधान है। अब जो है भाग 3 को मतलब वहाँ से तो हटा दिया गया है, लेकिन भाग 3 में अभी भी 2 प्रावधान है। और वो 2 प्रावधान क्या है कि जो राज्य द्वारा संपत्ति का जो अधिग्रहण होगा, निजी संपत्ति का अधिग्रहण के मामले में जो मुआवजा देना है, वो देने का जो गारंटी है वो अभी मौजूद है। मतलब कि यदि सरकार किसी की संपत्ति लेता है, जैसे गांव में लेता है तो 4 गुना ज़्यादा देना पड़ेगा, और शहर में लेता है तो 2 गुना ज़्यादा। ये कानून भी बना है इसके ऊपर। ये 2 मामले जहां मुआवजा देना होगा। और कौन कौन सा मामला है जहां पर सरकार को मुआवजा देना होगा, तो पहला एक मामला है जब राज्य किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की संपत्ति का अधिग्रहण करता है। कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 30 में ये है कि अनुच्छेद में ये कहा गया है कि भैया जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी किस बेस पे दिया गया है अनुच्छेद 30 में, जो हम पहले डिस्कस किए थे, भाषा के आधार पर, और भाषा के आधार पर भी था और उसके साथ ही धर्म के आधार पर भी था। तो उनके लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खड़ा करना हो, एक ऐसी संस्थाएं खड़ा करना हो, क्योंकि उनकी मैंडेटरी है कि अपनी शिक्षा और अपने स्क्रिप्ट को बचाने के लिए वो संस्थाएं बना सकते हैं। तो वो संस्थाएं को बनाना है तो उसके लिए राज्य जो है क्या कर सकता है, एक्वायर कर सकता है प्रॉपर्टी, लेकिन उसको मुआवजा जो है वो देना पड़ेगा, वैसे नहीं एक्वायर कर सकता है। समझ में आए? आगे देखिए, दूसरा एक और जरिया है जब राज्य किसी व्यक्ति द्वारा उसकी व्यक्तिगत खेती के तहत रखी गई भूमि का अधिग्रहण करता है। दूसरा है 31C में कि इसके अलावा यदि राज्य अधिग्रहण करता है उस भूमि को जो खेती की भूमि है, तब भी आपको क्या देना पड़ेगा, तो मुआवजा तो देना ही पड़ेगा। दूसरा, पहला प्रावधान 44वां संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया, जबकि दूसरा प्रावधान 17वां संशोधन 1964 द्वारा। तो इसमें 2 प्रावधान है। 31A वाला जो मामला है वो 17वां संशोधन में जोड़ा गया था, वहीं 44वां संशोधन 1978 में पहला वाला मामला है वो जो कि 30 अनुच्छेद के तहत जो एक्वायर करेगा और उसके लिए मुआवजा देगा, वो
1978 में जोड़ा गया। समता आदि के अधिग्रहण का प्रावधान करने वाले कानून को बचत के मौलिक अधिकारों का अपवाद है। भैया कुछ अपवाद है। अब देखो, अनुच्छेद 31A, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण, और अनुच्छेद 19 भाषण सभा के संबंध में 6 अधिकारों का संरक्षण द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर कानूनों के 5 श्रेणियों की चुनौती और अमान्य होने से बचाता है। कहने का मतलब है कि कोई भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन 31A ऐसा मामला है, जैसे 5 ऐसा चीज है, वो 5 चीजें दिया गया है जो अभी डिस्कस करेंगे। यदि वो करता है राज्य, तो आप इस बात को लेकर नहीं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं कि हमारा 14 कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का वायलेशन हो रहा है। वहीं अनुच्छेद 19 जो है उसका भी आपका उल्लंघन हो रहा है। इस बात के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। और वो कौन कौन सा मामला है? वो कृषि भूमि सुधार, उद्योग और वाणिज्य से संबंधित है। तो वो कौन कौन सा मामला है? और वो मामला है दोस्तों, एक जो कृषि भूमि सुधार, उद्योग और वाणिज्य से संबंधित है। ऐसे मामले हैं जहां पर राज्य जो है वो इंटरफेयर कर सकता है, अधिग्रहण कर सकता है। जैसे राज्य द्वारा संपदा और संबंधित अधिकारों का अधिग्रहण, यदि राज्य अधिग्रहण करता है ऐसे मामलों के लिए, जैसे सामाजिक सुधार की चीजें हो या बुनियादी ढांचा को बनाना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना है, संपत्तियों का प्रबंधन राज्य द्वारा अपने हाथ में लेना, जैसे कुछ चीजें हैं राज्य क्या कर सकता है, जो संपत्तियां हैं वो अपने हाथों में ले सकता है सोशल काम के लिए। निगमों का एकीकरण और निगमों के निदेशक या शेयर धारकों के अधिकारों को समाप्त करना या संशोधन करना, खनन पट्टों को खत्म करना, संशोधित करना, ये 5 ऐसा चीज है जहां पर आप इस बात से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते या का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। पहला, राज्य किसी संपदा का अधिग्रहण करे या राज्य किसी चीज का मैनेज करे, किसी संपत्ति का प्रबंधन एडमिनिस्ट्रेशन करे, या निगमों का एकीकरण करना हो, सबको मिला के एक नया निगम तैयार करना हो, या निगम के जो शेयर धारकों के अधिकारों को समाप्त करना या संशोधन करना हो, उस पर भी आप राज्य के खिलाफ नहीं जा सकते। या खनन पट्टों को खत्म करना या संशोधित करना, जो खनिज पदार्थ है, जो खनिज के आवंटन किया जाता है उसको खत्म कर सकता है राज्य। इस बात से आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते कि आप संपत्ति के अधिकार को छीन रहे हैं। अनुच्छेद 31A किसी राज्य को कानून को न्यायिक समीक्षा से तब तक मुक्त नहीं करता जब तक उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित न कर दिया गया हो और उसकी सहमति प्राप्त न हो गई हो। कहने का मतलब है कि 31A है, किसी राज्य के कानून को न्यायिक समीक्षा से तब तक मुक्त नहीं करता जब तक कि उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित न कर दिया गया हो और उसकी सहमति प्राप्त न हो गया हो। कहने का मतलब है कि यदि कानून बनाया गया है राज्य द्वारा, सरकार द्वारा, तो वो राष्ट्रपति के विचार के लिए रखा गया हो या उसमें राष्ट्रपति ने सहमति दे दी हो, उसके बावजूद ही आप कोर्ट में जा सकते हो, उससे पहले नहीं जा सकते। ये अनुच्छेद बाजार मूल्यों पर मुआवजा के भुगतान का भी प्रावधान करता है। और 31A में भी ये भी है कि भैया राज्य जो है एक्वायर करता है प्रॉपर्टी को, तो उसको बाजार के मूल्य पे क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा, राज्य को भुगतान करना पड़ेगा। जब राज्य किसी व्यक्ति द्वारा उसकी व्यक्तिगत खेती के तहत रखी गई भूमि का अधिग्रहण करता है तो भूमि वैधानिक सीमा के भीतर होती है। कहने का मतलब है एक्वायर करने का भी तरीका है, और यदि एक्वायर कर ली जाती है तो भैया उसका मुआवजा देना पड़ेगा। अब देखिए, ये तो था 31A। दूसरा है अनुच्छेद 31B। 9वीं अनुसूची में शामिल अधिनियमों और विनियमों को किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दिए जाने का अमान्य होने से बचाता है। इस प्रकार अनुच्छेद 31B का दायरा अनुच्छेद 31A से अधिक व्यापक है। अब देखिए अनुच्छेद 32 क्या है भाई,
अनुच्छेद 32 ये कहता है कि भाई साहब यही 31 भी है जहां पर 9वीं अनुसूची बनी थी, और 9वीं अनुसूची पहला संशोधन में 31 बी को जब जोड़ा गया था तो, और 9वीं अनुसूची ये कह रहा था कि भैया यदि राइट टू प्रॉपर्टी, उस समय राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, यदि कोई राज्य अधिग्रहण करता है, एक कानून बनाता है, 9वीं अनुसूची में रख देता है कि प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जाए, इस मामले में आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। अनुच्छेद 31 भी 9वीं अनुसूची में शामिल किसी भी कानून के सभी मौलिक अधिकारों से मुक्त करता है, चाहे वह कानून अनुच्छेद 1 में निर्दिष्ट 5 श्रेणियों में किसी के अंतर्गत आता हो या नहीं हो। मतलब सिंपल सी बात है, ये करता था, बाद में चल के इसको हटा दिया गया। हालांकि IR कहलो केस जो था 2007 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भैया 9वीं अनुसूची न्यायिक समीक्षा के लिए खुल जाएगा, और आखिरी में खुला भी था, और उसने कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर का जजमेंट के दिवस है, मतलब जो 24 अप्रैल 1973 के पहले के जितना भी आपने कानून 9वीं अनुसूची में डाला है वो सारे मुक्त है, लेकिन उसके बाद कोई मुक्त नहीं है, सबका न्यायिक समीक्षा होगा। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था भाई, न्यायिक समीक्षा के लिए नहीं था। न्यायालय ने माना कि न्यायिक समीक्षा संविधान एक बुनियादी विशेषता है, और न्यायालय ने यही कहा था भैया IR कहलो केस में कि जो उसका जुडिशियल रिव्यू है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको छीना नहीं जा सकता। इसलिए इसमें कहा गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची के तहत रखे गए कानून अदालत में चुनौती के लिए खुले हैं, और यदि वो 14, 15, 19 और 21 संविधान की मूल संरचना के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। कहने का मतलब सिंपल सी यही है, जो 24 अप्रैल 1973 वो डेट था जब केशवानंदा भारती के ऐतिहासिक जो है बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत लेकर आया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, 24 अप्रैल 1973। तो याद रखिएगा, उससे पहले IR कहलो केस में 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, क्या कहा था भाई, कि 9वीं अनुसूची वाला जो मामला था कि कोई भी कानून 9वीं अनुसूची में रख दिया जाए तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में कह दिया कि भाई 24 अप्रैल 1973 के पहले जितने भी कानून तुमने बनाए हैं वो सारे के सारे कानून का न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, लेकिन उसके बाद न्यायिक समीक्षा तो होगी। मतलब 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी कानून बने हैं उसका न्यायिक समीक्षा होगा ही होगा। 9वीं अनुसूची में केवल 13 अधिनियमों, लेकिन वर्तमान में 282 है। भाई साहब 2016 तक तो आपसे पूछा जा सकता है कि 9वीं अनुसूची में शुरुआती दौर में 13 था, लेकिन 2016 में आते आते 282 सब्जेक्ट को रखा गया है, लेकिन अब न्यायिक समीक्षा तो होगा ही। इनमें से राज्य विधायिका के अधिनियम, विनियम, भूमि सुधार, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन से संबंधित है, और 282 में जितना भी सब्जेक्ट डाला गया है, कानून को डाला गया है 9वीं अनुसूची में, उसमें से बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो राज्य विधायिकी के हैं, उसके साथ भूमि सुधार से रिलेटेड है, और जमींदारी प्रथा जो को खत्म किया गया था उससे रिलेटेड है। अब ये न्यायिक समीक्षा क्या है, तो न्यायिक समीक्षा लोकतांत्रिक सिद्धांत है, वो सिद्धांत है जिसके तहत कुछ कानून न्यायपालिका द्वारा अमान्य किए जाने के अधीन है। कहने का मतलब है कि संसद का काम है कानून को बनाना, लेकिन उसको देखना कि कानून सही है कि गलत है, ये काम है न्यायपालिका का, और वही देखने की जो शक्ति न्यायपालिका को मिली है उसको न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किससे लिया गया है, तो भैया अमेरिका से लिया गया है। आपको बोलना है कि न्यायिक समीक्षा का प्रावधान कौन से देश से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। और भारत के कौन से संविधान के कौन से आर्टिकल में मौजूद है, तो बोलना है 13 में है सर, 13 में है, पढ़े थे हम लोगों ने बहुत डिटेल में। तो भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान हमें अनुच्छेद 13 के अंतर्गत किया गया है। न्यायिक समीक्षा का तात्पर्य है कि संविधान देश की सर्वोच्च शक्ति है, सभी कानून इसकी सर्वोच्चता का अधीन है। कहने का मतलब है न्यायिक समीक्षा का यह मतलब है कि संविधान ही सर्वोच्च है भैया, संविधान से बड़ा कोई नहीं है, कानून ही सर्वोच्च है। संसद द्वारा पारित जल्दबाजी और असंवैधानिक कानून को रोकने के लिए संविधान में इसका प्रावधान किया गया है। कहने का मतलब है कि सरकार जो है ऐसा कानून नहीं बना सकता जो संवैधानिक नहीं हो। 9वीं अनुसूची के बारे में कुछ बुनियादी विचारे हैं, उसको देख लेते हैं। 9वीं अनुसूची की भूमि सुधार कानूनों को सुरक्षात्मक
छत्र प्रदान करने के उद्देश्य से 1951 में पहली संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31B के साथ संविधान में जोड़ा गया ताकि उसे मौलिक उल्लंघन के आधार पर अदालतों में चुनौती देने से बचाया जा सके। मैंने ही बताया था, पहला ही संशोधन में 31B में नवी अनुसूची को लेकर आया गया था। संविधान के अनुच्छेद 13(2) के अनुसार राज्य मौलिक अधिकारों से असंगत कोई कानून नहीं बनाएगा और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया कोई भी कानून उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगा। यही कहानी है 13 की। 13 ये कहता है कि कोई कानून ऐसा नहीं बनाया जा सकता जो मौलिक अधिकार के साथ असंगत है, इनकंसिस्टेंट है, मतलब उसके छेड़खानी कर रहा है, मौलिक अधिकार को छीन रहा है। यदि ऐसा होगा तो वो शून्य होगा। और 31B ये कहता है कि भैया नवी अनुसूची है, उसमें किसी भी कानून को रख दोगे तो भैया उसका न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। तो अनुच्छेद 31B का महत्व अनुच्छेद 31B की काल्पनिक प्रतिरक्षा के आधार पर मान्यता देकर मौलिक अधिकार के साथ कानूनों के टकराव को बचाता है भैया। इसके तहत अधिनियम नवी अनुसूची में रखे गए कानून अदालतों में चुनौती देने के लिए यही चीज़ें मैंने बताया था, बार बार इसको नहीं बताना है। अब देखो भैया, यही सेम कहानी है IR कोहलो वर्सेस, आपको अभी बताया कौन से केस में इसको हटा दिया गया था। तो IR कोहलो केस बनाम तमिलनाडु है, 2007 का मामला है, जहां पर यह बोल दिया गया था कि 24 अप्रैल 1973 से पहले हुए का न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, लेकिन उसके बाद समीक्षा होगी। जनवरी में बैठा था, 9 जजों की बेंच थी, यह संवैधानिक पीठ था। कितने जजों का? तो 9 जज का। बेसिक स्ट्रक्चर मूलभूत सिद्धांत कितने जज से आया था? तो 13 जज से, आपको याद करके रखना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 31B की वैधता और किसी विशेष कानून संसद की शक्ति को बरकरार रखा, लेकिन इसको बरकरार रखा और कहा कि नवी अनुसूची में रखे गए कानून न्यायिक जांच के लिए खुले हैं और ऐसे कानून को पूर्ण संरक्षण प्राप्त नहीं है। 24 अप्रैल 1973 के केशवानंद भारती फैसले के बाद नवी अनुसूची में रखे गए कानून जब इतने बुनियादी संरचना सिद्धांत को प्रतिपादित किया, चुनौती के लिए खुले थे। यही कहानी है अभी बताए। इसने नवी अनुसूची में रखे गए कानून की वैधता की जांच के लिए दोहरी परीक्षा निर्धारित की। क्या यह किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है यदि हो तो क्या उल्लंघन बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचाता है या नष्ट कर देता है। अब यही चीजें था, तो मिला जुला के यही कहानी है भैया कि 24 अप्रैल तक क्या सेम। अब देखिए आखिरी इसका जो पार्ट है वो 31C की पृष्ठभूमि। 31C क्या है? तो अनुच्छेद 31C मूलतः संविधान में नहीं था, मतलब शुरुआती पहला संशोधन में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया। 25वां संशोधन में 31C को जोड़ा गया था। और ये कब? 25वां संशोधन में जोड़ा गया था। ये उन कानूनों के सत्यापन का प्रावधान करता है कि संविधान के भाग 4 में DPSP के अनुच्छेद B और C को लागू करने के बनाए गए भले ही मौलिक अधिकारों यानी 14-19 के उल्लंघन में हो। देखो सिंपल सी बात है, कहा गया है कि 31C जब भी आएगा तो आपके मौलिक अधिकार के 14 और 19 चला जाएगा। देखो भैया सिंपल सी बात है, बहुत खतरनाक है। और खतरनाक क्यों है 31C? तो भैया 31C में ऐसा है कि DPSP के 2 है, 39 और B और C को लागू करना है। ये 2 प्रावधान को DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को लागू यदि करते ही है, राज्य करता है, तो आप इस बात पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे कि आपके अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन हो रहा है। सिंपल सी बात है, बहुत पावरफुल है 31C। एक ही इकलौता मौलिक अधिकार ना होते हुए भी 39 और B और C बहुत पावरफुल हो जाता है सारे मौलिक अधिकार से। तो इस संशोधन को 1973 में केशवानंद भारती सर्वोच्च न्यायालय समक्ष चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के साथ उपयुक्त प्रावधान को बरकरार रखा और नीति निर्देशक तत्व को मजबूत विकास और साथ साथ सामाजिक न्याय और समानता के लिए महत्वपूर्ण। भैया बाद में इसके बहुत सारे जजमेंट है इसके ऊपर कि भैया क्या 39B और C जो DPSP है वो फंडामेंटल राइट से भी बड़ा हो जाता है, तो क्या किया जाए। लेकिन सब न्यायालय के जितने भी जजमेंट आए हैं उसमें ये कहा गया कि भैया जो 39 और B और C है ये समावेशी विकास के लिए जरूरी है, मजबूत विकास सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है।
समानता के लिए जरूरी है, इसलिए इसको रखा जाए। अब इसे लागू करने के लिए सरकार को अनुच्छेद 14 और 19 के चंगुल में नहीं बांधा जा सकता है और डीपीएसपी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कभी कभी ऐसे कानून बनाने पड़ सकते हैं जो समानता का उल्लंघन करते हैं। सिंपल सी बात है, जब भी अनुच्छेद 39 बी और सी को लागू करेंगे और आपके मौलिक अधिकार जा भी रहा है तो जाए, इसमें कुछ नहीं हो सकता है आपका। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि अनुच्छेद 14 और 19 सुनिश्चित करने में आड़े आ सकते हैं सामान्य भलाई के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का समान वितरण, धन और उत्पादन की एकाग्रता को रोकथाम। अतः दार्शनिक दृष्टि से हमारे संविधान में उत्तरवादी चरित्र 14 और 19 तत्व थे, जो सामाजिक न्याय का भी 39 जो अनोखा प्रयोग था और भारत जैसे देशों के लिए बहुत आवश्यकता थी भाई साहब सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए। कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावित करने वाले कानून की बचत अनुच्छेद 31 जैसा कि 1971 में 25वां संशोधन अधिनियम द्वारा डाला गया है में निम्नलिखित 2 प्रावधान शामिल थे। क्या क्या? कोई भी कानून जो अनुच्छेद 31 बी और सी में निर्दिष्ट समाजवादी निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास करता है तो अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अमान्य नहीं होगा, ये आपको बताया। और दूसरा इसमें था एक और प्रावधान था कि किसी भी कानून जिसमें घोषणा हो कि ऐसी नीति की प्रभावी करने के लिए पर किसी भी अदालत में उस आधार पर सवाल नहीं उठाया जाएगा कि वो ऐसी नीति को प्रभावी नहीं बनाता है। मतलब जुडिशली न्यायिक समीक्षा को भी खत्म कर रहा था। केशवानंदा भारती मामले में जो 1973 में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 31C के उपरोक्त दूसरे प्रावधान को इस आधार पर संवैधानिक अमान्य घोषित कर दिया कि न्यायिक समीक्षा संविधान की एक बुनियादी विशेषता है और इसलिए इसे हटाया नहीं जा सकता। तो 2 प्रावधान था, 2 प्रावधान में जो आखिरी वाला प्रावधान था, दूसरा प्रावधान 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे हटा दिया और कहा कि भैया ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि न्यायिक समीक्षा हमारा मूलभूत सिद्धांत है। हालांकि अनुच्छेद 31C के उपरोक्त पहले प्रावधान को संवैधानिक और वैध माना गया था। 42वां संशोधन 1976 ने अनुच्छेद 31C के उपरोक्त पहले प्रावधान के दायरे को उसके संरक्षण में शामिल करने और संविधान के भाग 4 के निशिष्ट किसी भी सिद्धांत को लागू करने की शामिल है, वही है आपको पता है। हालांकि विस्तार को मिनर्वा माइल केस जो है, मिनर्वा मिल्स केस 1980 में जो आया था, सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक और अमान्य घोषित कर दिया। भैया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ही प्रावधान ठीक है, दूसरा प्रावधान ठीक नहीं है, इसलिए इसको हटा दो।